आंसर्स लेने के लिए काफी टाइम मिलेगा मुझे। सो लेट्स मूव। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग योर रेस्टोरेंट। ये हम लोग यहाँ पे हैं। अब टिल नाउ हम लोगों ने लोकेशन फाइनल किया है, ये सब मैं फास्ट जा रहा हूँ। लोकेशन फाइनल किया है, रेस्टोरेंट का कंसेप्ट फाइनल किया है। हम लोग को मालूम है कि रेस्टोरेंट का कंसेप्ट कौन सा हम लोग फाइनल करेंगे। कैपिटल अरेंज किया हुआ है और हम लोगों ने प्रॉपर्टी किया हुआ है, हमको कौन से लाइसेंसेस खोलने हैं वो पता है। सो व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ अ रेस्टोरेंट। कोई भी चीज में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट रेस्टोरेंट के आपके सक्सेस के लिए प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। प्लानिंग मतलब मैं फिजिकल प्लानिंग की बात कर रहा हूँ रेस्टोरेंट का। अभी तक हम लोग लोकेशन का प्लानिंग, लोकेशन का फाइनलाइजेशन का प्लानिंग और कंसेप्ट का प्लानिंग, बजटिंग का प्लानिंग कर रहे थे। अभी हम लोग एक्चुअली आपका रेस्टोरेंट कैसे सेटअप करें उसके ऊपर बात करने वाले। तो फर्स्ट इज, अगर आप प्रॉपरली प्लान करेंगे आपका रेस्टोरेंट तो लुक में बहुत प्रोफेशनल दिखता है और वो कस्टमर का एक्सपीरियंस को एनहेंस करता है, मतलब कस्टमर का एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। तो आप अगर दो रेस्टोरेंट देखेंगे, अगर आपने एक मामा जी का ढाबा देखा जो खुद मामा जी ने बनाया हुआ है, और आपने अगर मैकडोनल्ड्स देखा, तो दोनों में ये डिफरेंस है कि मैकडोनल्ड्स में हर एक चीज को अटेंशन टू डिटेल्स दिया होता है। डेकोर कैसा होता है, फर्नीचर कैसा है, फ्लोरिंग कैसा है, आजू बाजू में क्या क्या चीजें रखी है जो उनको यूजफुल है। तो उस हिसाब से आपने सोचना है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाता है। इसका मतलब आपके स्टाफ फास्ट काम कर सकते हैं, आपका किचन का लोग फास्ट काम कर सकते हैं और आपका खाना जल्दी, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी जब भी बढ़ता है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा लोग आके खाएंगे, उन लोग हैप्पी होंगे और वो लोग बार बार आएंगे, तो वो जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर होता है और वो ऐड होता है और स्टाफ के लिए भी काफी इजी होता है। अगर आपने प्लानिंग प्रॉपर किया है स्टाफ का मूवमेंट देख के और कस्टमर का मूवमेंट देख के, तो आपको ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग आगे जाके बहुत प्रॉफिटेबल साबित होता है। एंड इट इम्प्रूव्स द स्पीड ऑफ कुकिंग। तो किचन में अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो स्पीड ऑफ कुकिंग बढ़ता है, और बाहर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो स्पीड ऑफ डिलीवरी बढ़ता है और वेस्टेजेस कम होते हैं। जो वेस्टेजेस कभी एक्सीडेंटल वेस्टेजेस होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। सो चैलेंजेस इफ रेस्टोरेंट इज नॉट प्रॉपरली प्लान्ड। पहला है तो वो कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता है। कस्टमर को मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वो प्लानिंग बराबर नहीं होता है ना, तो कुछ तो ऐसा अलग लगता है रेस्टोरेंट में जिससे कस्टमर को वो एक बैड एक्सपीरियंस आता है और दे डोंट नो whether they should come again or no. So it spoils the customer experience due to improper planning and ambience is out of the place. So ambience looks out of the place. थोड़ा सा कुछ अलग लगता है, मतलब कलर कोई अलग है, मतलब मैच नहीं हो रहा है कलर, ब्रांड का लोगो कुछ अलग है, रेस्टोरेंट का कलर कुछ अलग है, ऊपर का पीओपी का कलर कुछ अलग है, ट्रे का कलर कुछ अलग है, जो पेपर नैपकिन है वो कोई अलग है। तो वो अलग अलग रहेंगे तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो काफी कंफ्यूजन में आ जाता है। There is a lot of repetitive work leading to increase in efforts and decrease in profitability. अगर आपने प्रॉपरली प्लानिंग से हर एक चीज नहीं रखी तो स्टाफ जो है वो स्टाफ को बार बार काम करना पड़ता है या डबल काम करना पड़ता है। उसको हम लोग हमारी भाषा में गधा मजदूरी कहते हैं। सो उससे स्टाफ भी काफी पिस्ड ऑफ हो जाता है एंड देयर आर चांसेस दैट दे माइट लीव यू। देयर इज मोर अनरेस्ट अमंग स्टाफ। तो स्टाफ के बीच में थोड़ा सा अनरेस्ट होता है और जो लोगों को अच्छे स्टाफ है, जो लोगों को अच्छे होटल्स में काम करना आता है, वो लोग ऑटोमेटिकली भाग जाते हैं। सो सम सजेशंस व्हाइल प्लानिंग: गेट होल्ड ऑफ अ गुड इंटीरियर डिजाइनर टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट योर रेस्टोरेंट इंटीरियर्स। अगर आपको हो सके तो एक मिड लेवल का इंटीरियर डिजाइनर चूज कीजिए। एकदम फ्रेशर मत चूज कीजिएगा, क्योंकि फ्रेशर आप गलती करेगा और वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा और सीखेगा। सो ये जो मिड लेवल का होता है, जो आप इंटीरियर डेकोरेटर जिसने कम से कम एक 4-5 रेस्टोरेंट्स या 7-8 रेस्टोरेंट्स बनाए हो, सो ही इज एक्सपीरियंस्ड एंड ही इज रीजनेबल। अगर आप हाई लेवल का इंटीरियर डिजाइनर लेंगे तो उसका चार्जेस भी बहुत ज्यादा होगा और उसके बाकी के सब चार्जेस भी। मिड लेवल रहता है, उसका चार्जेस भी रीजनेबल रहते हैं और ही इज मोर इंटरेस्टेड इन developing his taste and developing his designs. So you can hire reasonable ones with good taste and moderate experience. मैं एकदम हाईली एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ और एकदम जीरो एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिड लेवल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। द ब्रांड फील शुड कंटिन्यू एंड कम आउट इन द इंटीरियर्स। आपका लोगो और आपका जो फील है और जो थीम है, वो थीम के साथ में आपने अंदर डेकोर करना है। सो मान लीजिए अभी उडुपी रेस्टोरेंट है, तो उडुपी रेस्टोरेंट का मान लीजिए आपका केले का पत्ते के ऊपर आपका लोगो है, तो केले का पत्ते का आपका जो लोगो है तो अंदर भी वो फील आना चाहिए, वो थोड़ा सा साउथ इंडियन टाइप फील आना चाहिए। सो दैट रियली इनहेंसेस द कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर को ऑटोमेटिकली एक ब्यूटीफुल फीलिंग आता है। चूज द लाइटिंग अकॉर्डिंग टू द थीम। तो आपका अगर लाउंज बार है तो थोड़ा सा डिम लाइटिंग रहेगा या थोड़ा सा पार्टी टाइप लाइटिंग रहेगा।
अगर आपको उडुपी रेस्टोरेंट करना है तो थोड़ा सा ब्राइट लाइट रहेगा। तो मेक श्योर दैट आपका लाइटिंग अच्छा हो, और लाइटिंग ज्यादा करके फूड पे फोकस करें, तो क्योंकि जो फूड है वो फूड दिखेगा तो वो और इंटाइसिंग हो जाता है और टेस्टी हो जाता है। तो सम सजेशंस व्हाइल प्लानिंग, योर एक्सपीरियंस डिक्टेट्स योर प्राइसिंग एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप जैसा एक्सपीरियंस देंगे तो उस हिसाब से आप प्राइसिंग भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले 2-3 चैप्टर्स में 2-3 दिनों से बोल रहा हूं कि अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, कंसेप्ट में अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली आप रेट ज्यादा ले सकते हैं और कस्टमर भी सेटिस्फाइड होता है एंड ही विल कम अगेन एंड अगेन। डोंट ट्राई टू सेव द इंटीरियर डिजाइनिंग कॉस्ट एज इट विल स्पॉइल द एक्सपीरियंस। अगर आप खुद करने गए सब कि टेबल भले मैंने आपको बोला है कि जो टेबल कुर्सी लेनी चाहिए वो सेकंड हैंड लेनी चाहिए, तो वो आपने इंटीरियर्स को कॉन्फिडेंस में लेके आपने लेनी चाहिए। सो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सीधा जाओ और कुछ भी उठा के लेके आओ, वो आपके थीम में मैच होनी चाहिए और फिर वो कॉस्ट बचाना संभव हो जाता है। द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्नीचर, पेंटिंग एंड सीलिंग शुड मैच अकॉर्डिंग टू योर थीम। सो सम सजेशंस व्हाइल प्लानिंग, विजिट एटलीस्ट 10 ऑफ द रेस्टोरेंट कंसेप्ट्स। आपके जो रेस्टोरेंट कंसेप्ट्स आप फाइनल करते हैं उसके बाद वैसे टाइप के कम से कम 5 से 10 अलग अलग आउटलेट्स आप विजिट कीजिए और उसमें से कॉमन पैटर्न्स देखिए, कौन सा कॉमनैलिटीज है। यहाँ पे इसका जो सीलिंग है वो इसने ऐसे क्यों किया हुआ है, इसके वॉल्स पे इसने पेंटिंग क्यों किया हुआ है, इसका कैश काउंटर किधर है, इसका ये किधर है। तो आगे जाके हम लोग और कवर करने वाले हैं क्या क्या चीजों पे आपने फोकस करना है। बट ये जो कॉमनैलिटी आप फाइंड आउट कीजिए, वहां पे एक चाय पीजिए और फिर एक फील लीजिए कि यार ये ऐसा अच्छा क्यों फील आ रहा है। अच्छा, इसने अच्छा फील आ रहा है क्योंकि इसने ये टाइल ये कलर का दिया हुआ है, इसका लाइटिंग इसने वार्म व्हाइट का लाइटिंग, इसने व्हाइट लाइट ट्यूबलाइट जैसा लाइट नहीं लगाया, वार्म व्हाइट का लाइट लगाया, इसने एसी लगाया, इसने म्यूजिक लगाया। तो ऐसे एक्सपीरियंस का जो पैटर्न्स है और जो कॉमनैलिटीज है वो आप दिमाग में रखिए। दैट विल बी मोर beneficial for you to use in your restaurant. So it is not called as copying, it is called as getting inspired by what works and then using that same things in your outlet. Let's look which all the things need to be planned. So कौन से चीजें प्लान करनी है वो हम लोग देखते हैं। Below are the details about service area. अभी जो हम लोग बात करेंगे वो सर्विस एरिया के बारे में बात करेंगे। किचन के बारे में हम लोग डिटेल में कल बात करने वाले हैं, क्योंकि किचन में बहुत सारी चीजें मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है, तो मैं आपको कल बात करूंगा। सो थिंग्स टू कंसीडर व्हाइल प्लानिंग योर रेस्टोरेंट। पहले तो आपका एंट्रेंस है, एंट्रेंस काफी ब्यूटीफुल और एक्सेसिबल और विजिबल होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मीटर बॉक्स आता है, तो जो मेन इलेक्ट्रिकल मीटर बॉक्स होता है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी एमएससीबी या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको मिलता है, वो इलेक्ट्रिकल बॉक्स थोड़ा सा हिडन रखना चाहिए ताकि वो पब्लिक उधर टच ना कर पाए और वो कहीं हिडन हो। कैश काउंटर है, अभी मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। कैश काउंटर है, फर्नीचर अरेंजमेंट है, वेटर स्टेशन है जो डम वेटर बोलते हैं, एक छोटा सा कबर्ड होता है जिसके अंदर ड्रॉवर्स होते हैं और लोग अपना क्रॉकरी कटलरी सब चीजें रखते हैं। इलेक्ट्रिकल फैंस, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लाइक लाइट्स, फैंस, एसी, टीवीज, म्यूजिक सिस्टम, फ्लोरिंग, टाइल्स, डस्टबिन, फॉल सीलिंग, जो ऊपर का फॉल सीलिंग होता है, पीओपी होता है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिलिंग कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, स्मॉल टेम्पल और स्पिरिचुअल प्लेस। अगर आपको आपके कैश काउंटर के ऊपर, जैसे कि आपने मोस्टली शेट्टी रेस्टोरेंट या फिर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में देखा है, थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल फीलिंग आने के लिए और रिलीजियस फीलिंग आने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। स्टोरेज एरिया, साइनेज बोर्ड, इन्वेंट्री एंड जनरेटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, टॉयलेट्स, वॉशरूम एंड हैंड वॉश एरिया, तो ये सब चीजें आपको प्लानिंग में कवर करनी है। एज फार एज बाहर का साइड इज कंसर्न, किचन का लिस्ट मैं आपको कल दूंगा। So placing all components at proper location. Electrical meter box should be placed outside the property, not easily reached by others. Mostly जो electrical meter box होता है वो पूरे बिल्डिंग का जो electrical meter box होता है उसके साथ होता है, वो meter box आपके अंदर नहीं होता है। As long as आपका प्रॉपर्टी अगर अलग हो, इवन आपका प्रॉपर्टी अलग होगा तो मीटर बॉक्स आपको ऐसे लोकेशन में रखना है ताकि ज्यादा पब्लिक उसको हाथ में लगा सके या उसको टच ना कर सके, क्योंकि शॉक लगने का बहुत चांसेस रहता है। कैश काउंटर इज प्लेस्ड नियर द एंट्रेंस in small and medium restaurants so that the customers can pay the bills. कैश काउंटर जनरली छोटे और मीडियम रेस्टोरेंट्स में एंट्रेंस के बाजू में ही होता है ताकि पार्सल के लोग जो आए पार्सल लेने के लिए या जो टेक अवे लेने के लिए वो लोग ऑर्डर दे सके, वहां पे पैसा दे सके, और जो कस्टमर अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं वो जाने के टाइम पे पैसा देके निकल सके। सो इसके लिए हाई एंड रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, जैसे कि फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स है, कैजुअल डाइन रेस्टोरेंट्स है, उसमें आपको कैश काउंटर दिखेगा नहीं क्योंकि वो किचन और सर्विस एरिया के बीच में अंदर के साइड में होता है, और वेटर जो है या फिर जो सर्विस स्टाफ है वो आपका बिल लेके अंदर जाके कैश देके आके आपको फोल्डर में बिल देते हैं। सो हाई एंड रेस्टोरेंट्स में हिडन कैश काउंटर्स आर नॉट विजिबल।
Furniture is placed for easy movement of customers and service staff. So also to use maximum space and seat as many customers. तो आपके पास मान लीजिए 600 स्क्वायर फीट जगह बचती है, तो 600 स्क्वायर फीट जगह में ऐसा स्टाफ का ऐसा किचन आपको फर्नीचर का अरेंजमेंट करना है ताकि आपका सर्विस स्टाफ भी इजीली घूम सके और कस्टमर्स भी इजीली घूम सके. प्लेसिंग ऐसा वेटर स्टेशन, मतलब जो वेटर के लिए छोटा सा कबर्ड है, आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट में देखा होगा जहाँ पे लोग चम्मच काटा और प्लेट्स रखते हैं, क्वार्टर प्लेट्स, पेपर नैपकिन, बिल के फोल्डर्स, मेन्यू और बड़ी सोफ अगर है तो वो सब रखते हैं. तो वो जो है वो आपको जो किचन है और जो सीटिंग एरिया है, सीटिंग एरिया और फर्नीचर के बीच में रखना है ताकि जो वेटर है वो खाना लेके आने के टाइम पे प्लेट्स ले सके या खाना के ऑर्डर देने के बाद में प्लेट्स आपका अरेंज करा के बाद में वो सर्विस कर सके. So hand wash has to be placed in the corner accessible to the customers but not in line with the food movements. किचन और आपका जो सीटिंग एरिया है कस्टमर का, उसके बीच में हैंड वॉश नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा अलग होना चाहिए ताकि कस्टमर जाके वहां पे हाथ धो के आ सके. बट खाना खाने के बीच का जो उनका सर्विस चल रहा है वहां पे बीच में अगर वो होगा तो फिर वो काफी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी अनहाइजीनिक ऑल्सो. Billing computer to be placed near cash counter so that the cashier as well as the waiter can punch the orders. वेटर या फिर जो कैप्टन होता है जब भी ऑर्डर लेता है तो वो ऑर्डर लेने के बाद में आपको जो बिलिंग कंप्यूटर है उसमें पंच कर सकेगा. अगर आपका छोटा रेस्टोरेंट है तो आप फिजिकली भी इनिशियल केओटी सिस्टम बना सकते हैं. ट्रिप्लिकेट सिस्टम बोलते हैं उसको. तीन बिल्स रहते हैं. फर्स्ट बिल इज द एक्चुअल बिल व्हिच द कस्टमर इज गिवन टू द कस्टमर. सेकंड इज द ऑर्डर which is taken and that is sent in the kitchen, and third is for your own this thing, that is a 3-part system. It is called as a KOT system. And then वो 3-part system के ऊपर वो जो KOT system है वो फाइनल जब भी होता है तो उसके बाद एक्चुअल बिल बनता है. So that is if you are not able. आजकल सब जगह बिल कंप्यूटर रखते हैं. इट इज वेरी चीप. एक कंप्यूटर अगर आप डाल देंगे 20-25 हजार का तो सॉफ्टवेयर आपको 10-12 हजार रुपए में साल का आ जाएगा. इट इज अ रीजनेबल थिंग. एंड बिलिंग कंप्यूटर से काम बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप जब भी कंप्यूटर पे ऑर्डर पंच करते हैं और एंटर मारते हैं तो जो किचन में जो प्रिंटर होता है वहां से आपको केओटी निकलता है. केओटी का मतलब है किचन ऑर्डर टिकट. सो प्रिंटर्स आर प्लेस्ड इन द किचन टू प्रिंट किचन ऑर्डर टिकट्स. सो एक छोटा सा मंदिर या फिर भगवान का फोटो फ्रेम आप अपने कैश काउंटर के यहाँ पे रख सकते हैं, छोटा मूर्ति रख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो. ये आपके पर्सनल बिलीफ के ऊपर है और ये डिसीजन आपका खुद का है आपके रेस्टोरेंट के लिए. अ स्मॉल स्टोरेज एरिया इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट्स, कबर्ड्स टू बी केप्ट. मतलब ये जो एक छोटा सा कबर्ड बना दिया आपने, वो कबर्ड मान लीजिए आपके पास जगह नहीं है तो आपने वो कबर्ड आपके कैश काउंटर के ऊपर बनाया या साइड में बनाया जहाँ पे ये रेगुलर लगने वाले जो आइटम थे जैसे कि मेनू कार्ड्स हुए, बिल बुक्स हुए, केओटी सिस्टम्स हुए या फिर प्रिंटर्स का रोल हो गया. अगर आपके पास कंप्यूटर है तो प्रिंटर का रोल हो गया और बाकी सब जो छोटे मोटे इन्वेंट्री लगते हैं, लाइट इन्वेंट्री लगते हैं, वो सब आपको वहां पे रखने के लिए काम में आएगा. और बिलिंग कंप्यूटर टू बी प्लेस्ड नियर कैश काउंटर्स. तो बिलिंग कंप्यूटर जनरली कैश काउंटर के इधर ही होता है ताकि कैशियर या और वेटर दोनों ऑर्डर पंच कर सके. अच्छा ये वाला, अच्छा आइसक्रीम और बेवरेज का जो रेफ्रिजरेटर है वो भी आपको वेटर्स और कैशियर के नजदीक रखना है. कैशियर के नजदीक इसके लिए रखना है कि मान लीजिए कोई पार्सल लेने आया या फिर कोई अगर टेक अवे लेने के लिए आया तो आप कैशियर जाके वो दे सकता है और उसका पैसा ले सकता है. और वेटर्स तो अगर कस्टमर ने मांगा तो वेटर भी वहां से. तो सेंट्रली दोनों जगह लोकेटेड है तो अच्छा हो जाता है. सो थिंग्स टू रिमेंबर, प्लानिंग इज बेटर इफ इट इज डन बाय प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर्स. अगर आप ट्राई नॉट टू डू इट योरसेल्फ, आप खुद मत ट्राई कीजिए. अगर आप इंटीरियर डिजाइनर्स नहीं है तो इंटीरियर डिजाइनिंग ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ योर रेस्टोरेंट. क्योंकि जितना डिटेल में आप इंटीरियर डिजाइनिंग करेंगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना कस्टमर का फीलिंग बढ़ेगा और कस्टमर का फीलिंग बढ़ेगा तो दे विल कम अगेन एंड दे विल ईट विद एट योर रेस्टोरेंट. दे विल फील कंफर्टेबल, दे विल फील कोजी, दे विल फील हैप्पी एंड दे विल स्पेंड मनी इन योर रेस्टोरेंट. Always think from the customer's experience and flow of movement. कस्टमर एक्सपीरियंस और फ्लो ऑफ मूवमेंट, जो स्टाफ का फ्लो है और कस्टमर का फ्लो है, वो पहले आप लगा के देखिए कि कैसे कस्टमर कहीं पैर को लग रहा है क्या टेबल, कहीं बैठने में कुर्सी बराबर पीछे आ रही है क्या, जगह है क्या, वो आपने कॉमन सेंस के हिसाब से यूज करना है. और थैंक्स, आज इतना ही है. कल हम लोग बात करेंगे किचन प्लानिंग के बारे में. सो आज का जो ये सर्विस एरिया है, ये सर्विस एरिया के प्लानिंग के बारे में हमने बात किया. कल हम लोग किचन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे और किचन के बारे में
इससे आगे डिटेल में हम लोग बात करेंगे अबाउट द किचन. सो लेट्स टेक योर क्वेश्चंस. I hope you like this. Let's take your questions. How was it? It was pretty small actually. प्लानिंग में ज्यादा कि जब भी आप इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हैं तो मोस्टली अगर उसने एक 4-5 रेस्टोरेंट या 7-8 रेस्टोरेंट 10 रेस्टोरेंट डिजाइन किए हुए जो आपको जाके देखने हैं वंस यू आर फाइनलाइजिंग द इंटीरियर डिजाइनर, सो आपको एक अंदाजा आ जाता है कि उसका टेस्ट क्या है और वो बेसिक जो क्वेश्चंस है वो ही कैन बेसिक जो डिजाइनिंग फैक्टर्स है वो इंक्लूड करके ही कैन डिजाइन इट. मनीष जी, आप वो फायर का ये बहुत अच्छी तरह से डाल रहे हैं. लाइक इट. या श्रुति कुलकर्णी, डू वी नीड अ सेपरेट रूम टू कीप ग्रोसरीज वेजिटेबल्स? Generally depends on your location, Shruti ji. This is actually a kitchen topic. That's why I have not taken it here. But inventory के लिए it is good if you have a different space. Or else I will tell you another idea. If you don't have a different room, what you can do is in your kitchen itself you can allocate an area where you can keep a slotted angle shelf. तो slotted angle होते हैं जो एक एंगल का पट्टी होता है जिसको होल्स होता है, उसका आपने शेल्फ देखा होगा बहुत सारे सुपर स्टोर्स में या फिर इसमें. सो यू कैन कीप 2 or 3 सॉर्टेड एंगल शेल्फ्स और वहां पे जो आपका ग्रोसरीज आता है, ऑयल आता है, सॉल्ट आता है, जो भी आपके जो किचन इक्विपमेंट आते हैं वो जो पैकेजिंग में आता है वो आप ले करके रख सकते हैं. एंड यू हैव टू यूज अ फीफो मेथड. फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले आएगा वो पहले यूज होगा, जो नया आएगा वो उसके नीचे जाएगा. ऊपर का पहला यूज होगा, नीचे का बाद में यूज होगा. सो फीफो मेथड जब भी आप यूज करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सो आपका फ्रेशनेस मेंटेन रहता है. सो मान लीजिए आपने बेसन यूज किया है, खैर बेसन और बाकी के जो मैदा यूज कर रहे हैं आप या फिर आप रवा यूज कर रहे हैं, सो आपको अगर पता होगा कि ज्यादा दिन ये अगर रखेंगे तो इसमें कीड़ा आ जाता है या फिर वो सॉगी हो जाता है या फिर वो डिटीरियरेट हो जाता है. सो मेक श्योर दैट you put it on a shelf if you don't have a room, and if you have a room also you can put it in a room, but even if you have a room you will have to put shelves क्योंकि वो जमीन पे तो नहीं रख सकते. इट इज अनहाइजीनिक. यू हैव टू कीप इन शेल्फ क्योंकि जितना जमीन पे रखेंगे फिर चूहे आएंगे, ये आएगा वो आएगा, वो सब रैट्स वैट्स का प्रॉब्लम हो जाता है. सो इट्स बेटर दैट यू कीप इट अरेंज्ड इन अ शेल्फ. तो काफी शेल्फ्स भी लगेंगे उस चीज के. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. श्रुति, गिव मी एनी फॉलो अप क्वेश्चंस इफ यू हैव. ये आग वाला आपका बहुत अच्छा लगा. आग द फायर. मनीष कुमार जी पूछ रहे हैं, सर B2B फूड बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? व्हाट आर द आइटम्स व्हिच वी कैन सेल टू अदर बिजनेस ओनर्स? यू कैन बी अ सप्लायर टू अदर रेस्टोरेंट ओनर्स आल्सो. सो व्हाटएवर सप्लाई दे नीड you can supply them. There is a margin of around 5 to 10%, not more, actually 3 or 4%. But the major risk, if you ask me, I'm not trying to discourage you, but the major risk of becoming a food supplier is delay in payment, या फिर होटल वाला होटल बंद करके भाग गया या दुनिया भर का वो सब जो रिस्क रहता है वो रहता है. सो व्हाट हैपेंस इज 6 months यू आर अर्निंग थोड़ा 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 और एक बार वो ज्यादा आपसे माल मंगाता है और भाग जाता है और आपका जितना प्रॉफिट है उतना सब एक यूनिट में घुस जाता है. सो दैट इज द नेगेटिव साइड ऑफ इट. द पॉजिटिव साइड इज इफ यू हैव गुड रिलेशंस you can get a payment in you can be a trader basically. So this B2B food business जो है, B2B मतलब business to business is more like trading. आप एक जगह से एक चीज 400 रुपए में खरीद रहे हो और आप 430 या 440 में दूसरे को बेच रहे हो. तो वो जो 10% आपको आने वाला है वो एक महीने के बाद आएगा, लेकिन आपने वो पैसा उसके बदौलत डाला बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द पेमेंट लेटर. सो दिस इज मोर लाइक अ ट्रेडिंग एंड इट इज मोर लाइक दिस थिंग व्हाट यू कॉल ट्रेडर्स ट्रेडिंग या फिर जो रिटेलिंग टाइप है ना, ऐसा बिजनेस है. आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. How to retain good employees? Anilji, I will tell you I will cover this in the upcoming staffing session. I have a lot of ideas on how to cover the staffing because I personally have used it. We have my staff from the past 25-30 years. मेरा वही staff है, नया स्टाफ जो आता है वो वापस जाता ही नहीं है छोड़ के हमारा.
हम लोगों ने इतना कंफर्टेबल करके रखा है उनको. सो आई हैव लॉट ऑफ आइडियाज अबाउट स्टाफिंग. आई विल कवर दिस इन द स्टाफिंग टॉपिक्स. देयर आर नो क्वेश्चंस टुडे अबाउट प्लानिंग, और क्वेश्चंस लाओ यार. पुट मोर क्वेश्चंस. आज का ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गया. Shruti ji asking me, sir, please cover topic on where to buy groceries and how to keep it, tie up with vendors, how to get supply for restaurants, and how to store without spoiling. So Shruti, groceries for restaurants are generally bought from not from supermarkets and not from retail chains. Groceries are generally bought from APMCs, like जो बड़े मार्केट्स होते हैं, जैसे कि अभी हमारे बॉम्बे में APMC है. APMC का क्या मतलब है एक्चुअली? APMC is like basically all the, it is a wholesale market where this retail people get their vegetables and all. हमारा जो नवी मुंबई में है वो वाशी में है. बॉम्बे वाला जो बिगर मार्केट इज इन APM. So you always have to go and get your vegetables from wholesalers because you buy in bulk. आपको कॉस्ट कम गिरता है. अगर आप रिटेल से लेंगे तो आपको कॉस्ट महंगा गिरता है. सो मेक इट अ पॉइंट दैट व्हाटएवर यू आर बाइंग, यू आर सेविंग ऑन दैट आल्सो, एंड व्हाटएवर यू आर सेलिंग, यू आर अर्निंग ऑन दैट आल्सो. सो ये दो चीजें आपको हमेशा फोकस करनी है. सो ऑलवेज बाय फ्रॉम होलसेलर्स. As far as groceries are concerned, vegetables are concerned, also you buy from wholesale market, wholesale vegetable mandi, not your normal जो लोकल वेजिटेबल वाला है उसके पास नहीं. डायरेक्ट मंडी में जाओ जहाँ पे आपको 2.5 किलो, 3 किलो, 5 किलो मिनिमम खरीदना पड़ता है. ये लोकल के पास आप पाव किलो और आधा किलो मत खरीदो, वो महंगा गिरेगा आपको. सो दैट इज वन थिंग. हाउ टू गेट सप्लाई इन रेस्टोरेंट्स एंड हाउ टू स्टोर विदाउट स्पॉइलिंग. सो storage, as I have told you, you have to create two sessions. One is for vegetables, one is for dry stores. So दो शेल्फ अगर आपने रखा है, थोड़ा सा बड़ा शेल्फ जो है वो आपने वेजिटेबल्स के लिए रखना है, और अलग से एक शेल्फ रखना है जो आपको ड्राई स्टोर्स के लिए रखना है. बड़ा आप एल्यूमिनियम का स्क्वायर डब्बा आता है वो रख सकते हो फॉर बिगर थिंग्स विच यू रिक्वायर, लाइक मैदा, आटा, एंड योर शक्कर, योर शुगर, और योर राइस, और योर गेहूं का तो खैर आटा ही आता है, गेहूं का आटा. तो इन सब चीजों के लिए आप बड़ा स्क्वायर कंटेनर्स, एल्यूमिनियम कंटेनर्स खरीद सकते हैं. और शेल्फ्स जो होते हैं वो शेल्फ्स आपको बाकी के सब पैकेट्स, जैसे कि नमक का पैकेट हुआ, मैदा, इसका चना दाल का पैकेट हुआ, तुर दाल का पैकेट हुआ, वो सब आप पैकेट्स करके 1-1 किलो का पैकेट्स करके वहां पे रख सकते हैं. होलसेल में खरीदिए, चाहिए तो पैकेट बना के अब रखिए, लेकिन वो अच्छी तरह से रखेंगे ताकि वो स्टॉक मेंटेन हो. वेजिटेबल्स और ग्रोसरीज हमेशा होलसेलर से बाय कीजिए, डायरेक्ट मंडी से बाय कीजिए. I believe that answers your question, Shruti ji. Balwan ji बोल रहे हैं, sir, can we hire chefs and kitchen staff on agreement basis for 2 or 3 years agreement? So if they are okay to comply to your agreement, then you will be one of the lucky ones. ये agreement ये सब high level इसमें चलता है बलवंत कुमार जी. हाई लेवल एम्प्लॉयमेंट में ये लोकल स्टाफ में कोई एग्रीमेंट वगैरह चलता नहीं. ये मेरा पर्सनल मानना है. और सेकेंडली आई विल टेल यू, इफ यू माइट बी थिंकिंग कि यार स्टाफ भाग गया तो क्या होगा. देयर आर 3 थिंग्स व्हिच यू हैव. अभी मैं स्टाफिंग में ज्यादा नहीं जा रहा हूँ. आई विल कवर दिस इन डिटेल, जैसे कि अनिल जी ने भी पूछा था स्टाफिंग के बारे में. सो आई विल कवर दिस इन डिटेल इन द कमिंग ट्रेनिंग. बट स्टाफ को अगर आप अच्छा ट्रीट करेंगे, उसको ट्रस्ट में रखेंगे, उसको टाइम पे सैलरी देंगे, तो वो आपको भाग के जाएगा ही नहीं किधर. उसको अगर रिस्पेक्ट देंगे, स्टाफ हमेशा भागता है, वो पैसे के लिए नहीं भागता है. या आपको अगर लगता होगा कि स्टाफ को दूसरी जगह अगर 500 रुपए ज्यादा, 1000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो वो भाग जाएगा. स्टाफ हमेशा तभी भागता है जब भी आप उसका लाइफ अनईजी करते हैं, आप उसको बराबर ट्रीट नहीं करते, आप उसका इंसल्ट करते हैं, आप उसको काम नहीं करने देते, आप उसको टॉन्ट मारते हैं, आप उसको एकदम अगली फील कराते हैं. जब भी वो दिल से दुखी होता है तभी वो भागता है. एंड अगर एक बार आपका और उसका एक, मतलब हमारा हमेशा कहना रहता है कि नया स्टाफ जब भी आता है, वो 1 महीना अगर हमारे पास टिक गया, 1 महीना अगर वो रह गया और दूसरे महीने में उसने अगर काम चालू किया फर्स्ट सैलरी लेके, तो वो समझ जाओ कि वो 1 साल 2 साल किधर भी नहीं जाने वाला. और जो स्टाफ भागने वाला होता है वो एक महीने में ही भाग जाता है. So there are some, I mean, it's not that every time the owner is pretty arrogant. कभी-कभी स्टाफ को भी expectations कुछ अलग रहते हैं. स्टाफ existing स्टाफ के साथ उनका शायद नहीं जमता. So like-minded स्टाफ के साथ like-minded स्टाफ आके अटैच होता है.
बहुत बार स्टाफ भी नोटोरियस होता है, स्टाफ को दारू पीने की आदत है, उसको बाकी सब चीजों का आदत है, तो फिर वो अच्छे लोगों के साथ में नहीं रहता, उसको भी काफी गिल्टी फील होता है या फिर अनईजी फील होता है और वो निकल जाता है। सो देयर आर मेनी रीजंस। एग्रीमेंट का मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एग्रीमेंट ये चलने वाला लगता नहीं मुझे, आई डोंट थिंक सो। पढ़े लिखे तो होते नहीं यार बलवंत जी, ये लोग सब एग्रीमेंट का क्या आपका उनका उनका इनफैक्ट एग्रीमेंट में साइन करके भी भाग जाएंगे, आप करने को तो जा नहीं सकते उसको, आपको आपका होटल चलाना है। अनिल जी पूछ रहे, इन रेस्टोरेंट बिजनेस वी शुड लुक सेल्स एंड प्रॉफिट मंथली और क्वार्टरली so as to look at restaurant sales is growing or not monthly as these big companies do. Don't compare our this thing with big companies. As I have told you earlier, big companies have a different objective. They are listed companies, so उनको उनका इन्वेस्टर को अगर हैप्पी रखना है, बट आपको आपका जो ऑपरेशनल ये निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन, जो उसको P&L बोलते हैं हम लोग, वो आपको मंथली निकालना है। सो मंथली आपने जितना आपको ये आया, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीडे का ट्रैक तो रखना ही है आपको, मंथली टू मंथली कंपैरिजन भी करना है। और अगर आप ज्यादा जुने हैं, मतलब इफ यू आर वेरी ओल्ड, यू कैन कंपेयर इट विथ ईयर टू ईयर। सो गए साल के ये महीने में इतना सेल था, तो ये साल के ये महीने में इतना सेल क्यों हुआ? गए साल ये महीने में होली थी, ये साल भी ये महीने में होली आई है। गए साल मान लीजिए, अभी मेरा फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरा फिगर्स बता देता हूँ। गए साल मेरे रेस्टोरेंट में, जो नागोठाना का रेस्टोरेंट है, उसमें होली में मेरा सेल था 26 लाख रुपए, और ये साल मेरा होली का सेल हुआ है 34 लाख रुपीज। सो ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बोल के बोल रहा हूँ। सो क्यों हो गया? क्योंकि पिछले 3 साल से मेरे जो रेस्टोरेंट का हाईवे का जो रोड है, वो रोड का रिपेयरिंग चालू है। तो रोड का रिपेयरिंग के वजह, उसके पहले वाले साल सिर्फ 18 लाख रुपए सेल था मेरे रेस्टोरेंट। सो मेरा तो ईयर ऑन ईयर भी चार्ट होता है, तो चार्ट में ऊपर 1998 से लेके 1995 से लेके हर एक साल का जो ऊपर का ईयर्स होता है, और ये साइड में मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, और वो सेल में कंपेयर करता हूँ कि 18 लाख रुपए से बाद में 26 लाख हो गया, 26 लाख से बाद में अभी 34 लाख रुपए हो गया। तो वो सेल बढ़ते क्यों जाता है? क्योंकि रोड बनते जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक्सेसिबिलिटी जितना बढ़ेगा उतना कस्टमर ज्यादा आपके इसमें आएंगे। सो मेक श्योर, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। डू इट मंथली अनिल जी। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन अनिल जी। टेल मी एनी फॉलो अप क्वेश्चन इफ यू हैव। आनंद जी पूछ रहे, about grocery and raw material we need to plan, or chef will give us a list about things and chef will manage or manager himself will manage all the inventory. Generally your chef gives you the list. एक इनिशियल आप जब भी ओपन करते हो तो आपको थोड़ा स्टॉक करके रखना होता है, उसके बाद फिर शेफ आपको पहले दिन रात को बताता है कि दूसरे दिन क्या क्या लगेगा उसको। तो उसको हम लोग बाइंग लिस्ट बोलते हैं, जो ऑफकोर्स बाइंग लिस्ट ही होती है वो। सो पहले दिन जब भी खत्म होता है, तभी जो शेफ है वो शेफ पूरा लिस्ट बनाता है कि कल मुझे कोरिएंडर चाहिए, मुझे चावल चाहिए, मुझे दाल चाहिए, मुझे ये चाहिए। और मेजर जो परचेज होता है वो 15 डेज में एक बार होता है। जो मेजर बड़ा परचेज है, जैसे कि आपको बासमती चावल खरीदना है, मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, बासमती चावल खरीदना है, नमक खरीदना है, और शक्कर खरीदना है, दाल खरीदनी है, वो जो है 25-25 किलो या 50-50 किलो का क्वांटिटी होता है, वो एक साथ 15 दिन में या 20 दिन में खरीदते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, अदरक हो गया, मिर्ची हो गया, लहसुन हो गया, ये जो पेरिशेबल वेजिटेबल्स वगैरह है, ये इनका डेली या फिर 2 डेज में एक बार रिक्विजिशन निकलता है। इट इज डन बाय द किचन ओनली, बिकॉज किचन वाले ही खाना बना रहे हैं, तो किचन का मैनेजर है वही आपको बताएगा, और वो फिर आपको परचेज करके उनको लाके देना होता है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। बलवंत कुमार जी बोल रहे हैं, सर आई हैव शेयर्ड योर वीडियो। क्या बात है बलवंत जी, वेरी गुड वेरी गुड। कल मैं आपका वीडियो प्ले करूंगा बलवंत जी, आज भी प्ले कर सकता हूं एक्चुअली, बट फिलहाल क्वेश्चंस ले लेता हूं। थैंक यू सो मच बलवंत जी, अप्रिशिएट इट। आपने जैसे कहा वैसे किया। यू हैड टोल्ड मी डे बिफोर यस्टरडे दैट यू आर गोइंग टू सेंड इट। थैंक यू सो मच, यू फाउंड द टाइम एंड यू रिमूव्ड इट, यू शेयर्ड द वीडियो। और बाकी के लोग कभी शेयर कर रहे हैं, मनीष कुमार जी ने भी किया है, श्रुति जी ने भी किया है, बलवंत जी ने भी किया है, संतोष जी आपने नहीं किया है। सब लोग मुझे भेजिए,
कैसे भी वीडियो होने दीजिए, इतना कॉन्शियस मत होइए। ये वीडियो कोई आपका नेशनल टेलीविजन पे मैं चलाने वाला नहीं होता कि आपको एम्बेरेस फील कर सको, या फिर इनफैक्ट दिल से आप जब भी कुछ बात करते हो, फिर आपका लैंग्वेज कोई भी होने दीजिए, आपका फीलिंग्स कोई भी होने दीजिए, बट आपका फीडबैक जब भी आप दोगे, आपको क्या क्या सीखने मिला, और आप पहले आपको क्या आता था और अभी आपको क्या आता था, जैसे कि श्रुति जी ने कहा है और मनीष कुमार जी ने कहा है, और आई एम श्योर बलवंत कुमार जी ने भी कहा होगा। तो ये जो सब लोगों ने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये बाकी लोगों को पता चलेगा कि यार ये भी ऐसे मैं सीख सकता हूँ, अभी तो मुझे कुछ नहीं आता है, आंख बंद करके पैसा डाल दूंगा तो खड्डे में जाऊंगा। सो यू आर एक्चुअली हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल। या सो मनीष कुमार जी बोल रहे हैं, सर इफ वी आर सेलिंग वेज एंड नॉन वेज बोथ टाइप ऑफ फूड, देन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए कोई कौन सा कलर साइकोलॉजी करना चाहिए ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके? कलर साइकोलॉजी आपके लोगों के ऊपर डिपेंड है, एंड मोस्टली वार्म कलर्स यूज होते हैं, डार्क कलर्स यूज नहीं होते, बिकॉज डार्क कलर्स गिव अ वेरी fearful color psychology. So warm colors use होते हैं and light colors use होते हैं, and it all depends on your concept as well as your logo. So I'll give you an example. जैसे कि मैंने अभी ट्रेनिंग में एक एग्जांपल दिया था मनीष कुमार जी, कि उडुपी रेस्टोरेंट है, तो उडुपी रेस्टोरेंट में जो लीफ ग्रीन कलर है ना, वो एक बैक ऑफ द माइंड होता है, क्योंकि अगर देखा केरला का जो टूरिज्म का लोगो है वो भी थोड़ा ग्रीनिश टाइप लोगो है। सो साउथ में कैसा होता है, ग्रीनरी ज्यादा होती है, तो ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है, तो आप वैसा कॉम्बिनेशन लेके उडुपी रेस्टोरेंट में आप आगे बढ़ सकते हो। आपका जो फोटोज है वो फोटोज के बैकग्राउंड में आप लीव्स का डाल सकते हो। सो दिस इज एक्चुअली अ टॉपिक फॉर इंटीरियर डिस्कशन। और इंटीरियर्स अगर आपको लेके बैठेंगे और आपने उनको कलर साइकोसिस के बारे में बात किया, so they will be able to give you more detail onto this, but it again depends on your theme, your logo and your concept। क्या प्राइसिंग क्या कर रहे हो, उस हिसाब से आपको ये करना होता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू चार्ज मोर। मान लीजिए कि कहीं पे मसाला डोसा 100 रुपए में बिक रहा है नॉर्मल रेस्टोरेंट में, तो आपको अगर मसाला डोसा 150 में बेचना है, तो आपने थोड़ा सा अगर प्रॉपरली इंटीरियर डेकोरेशन किया, और आपने इंटीरियर डेकोरेशन करने के बाद प्रॉपरली उस रेस्टोरेंट को उठाया, तो फिर आपको अब 150 नहीं 200 रुपए में भी वो मसाला डोसा बेच सकते हो। सो दैट इट इज दैट इंपॉर्टेंट। आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। संतोष शेट्टी जी पूछे, सर इज देयर अ प्लेस टू लुक आउट फॉर गुड एंड रीजनेबल इंटीरियर डेकोरेटर्स, एनी वेबसाइट और एनी अदर वे? आई विल लेट यू नो, देयर आर कपल ऑफ वेबसाइट्स which I will find out and probably tomorrow I will let you know। कल मैं आपको आपके प्रेजेंटेशन में ये जो इंटीरियर डेकोरेटर्स के 2-4 वेबसाइट्स देता हूं। इनफैक्ट आई थॉट अबाउट इट संतोष जी टुडे, बट वो ऑनलाइन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको 3-4 अच्छे वेबसाइट, इनफैक्ट अभी जो डिजाइनिंग है वो डिजाइनिंग काफी चीप हो गया है, because there are a lot of people coming into interior designing. So a website, I will give you 3-4 websites which are doing this at a very reasonable cost, and they are doing a good job actually. I hope that answers your question. Shruti ji पूछिए, yes, I want to introduce plain leaf and copper vessels to give authentic feel. Should I do the interiors right from beginning or once the restaurant picks up? नहीं श्रुति जी, इंटीरियर तो पहले ही करना है, रेस्टोरेंट पिकअप होगा ही नहीं आपका अगर आपका इंटीरियर अच्छा है तो। मतलब आई मीन इट विल हैपन इफ यू आर गिविंग गुड फूड, बट द right concept always start the right concept with the right feel. So what is the right concept? The right concept is when you have the interiors right in the concept. So once you get that concept right और उसके अंदर का इंटीरियर आप प्रॉपरली करेंगे ना, तो आप इट विल बी लाइक अ मैग्नेट and it will start attracting lot of customers, क्योंकि they will feel good। अगर उडुपी रेस्टोरेंट कोई सादे रेस्टोरेंट में खा रहा है और उसको कॉस्ट की वजह से अगर वो जा रहा है, तो उसको फील नहीं आएगा। बट अगर आपके पास आ रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा देके, और उसके सामने उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस आया, वो उसके गर्लफ्रेंड के साथ में आया, वो बैठा, उन्होंने एक मसाला डोसा और एक उत्तपा खाया, वाओ डार्लिंग व्हाट इज इट, ब्यूटीफुल यार, आई लव्ड इट, वी शुड कम ओवर हियर, एसी है, नाइस साउथ इंडियन म्यूजिक है, टंग टुंग चल रहा है। सो वो जो फीलिंग आता है ना, वो फीलिंग की वजह से पीपल वांट टू कम अगेन टू यू, एंड वंस दे स्टार्ट कमिंग अगेन दैट इंक्रीजेस योर लॉयल्टी। सो कस्टमर लॉयल्टी, जब पैसा कमाने कभी लगता है, रेस्टोरेंट ओनर पहली बार खाना बेच के पैसा नहीं कमाने लगता है, पैसा जब भी कमाने लगता है जब भी कस्टमर्स बार बार आते हैं उसके पास। सो वो जो कस्टमर का लॉयल्टी है वो कंपाउंड में, जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा होता है वैसा वो मल्टीप्लाई होते जाता है।
2 के कस्टमर 10 हो जाते हैं रेगुलर, 10 कस्टमर के 20, 20 के 40, 40 तो वो बताते भी जाते सब लोगों को, और वो खुद आते भी जाते, क्योंकि उनको इतना अच्छा लगता है आपका रेस्टोरेंट. दे वांट दैट योर रेस्टोरेंट डजंट क्लोज, सो दे बिकम इवेंजलिस्ट, सो दे बिकम फैंस. और वो लोग फैंस है ना, वो हमेशा बाहर जाते हैं और स्प्रेड करते. अरे यार, एक लेडी है श्रुति कुलकर्णी करके, उसने एक रेस्टोरेंट खोला है, उडुपी रेस्टोरेंट, इतना ब्यूटीफुल है उधर, बहुत अच्छा है यार, तू भी आ जा एक बार, तू भी अपने वाइफ को लेके जा, तू भी एक बार, अपन एक बार पार्टी करते हैं वहां पे. सो ऐसा फीलिंग आने के लिए आपको वैसा कंसेप्ट क्रिएट करना जरूरी है. सो आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, श्रुति. Authentic feel is right. Interior you should get hold of a good interior, and always check out the interiors projects by physically going. वो आपको फोटो दिखाएगा इंटीरियर, मैंने ये किया, बोले बॉस वो सब नहीं, आई वांट टू फिजिकली सी, आई वांट टू टॉक टू द ओनर. फिजिकली जाके आप उसका काम देखिए, उसके ओनर से बात कीजिए, क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही है, इसने काम किया था क्या. ओनर्स आर वेरी फ्रैंक. owner, if he knows you and he knows that you are also opening a restaurant, he will tell you the mistakes. जैसे मैं आपको कैसे बता रहा हूँ कि ये मिस्टेक मत कीजिए, वैसे ओनर भी आपको बताएगा कि ये मिस्टेक मत करो करके. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, श्रुति जी. किशोर जी, गुड मॉर्निंग. किशोर जी पूछ रहे कि व्हेन प्लानिंग न्यू रेस्टोरेंट्स वी शैल बाय ऑल द फर्नीचर वंस टू फिल द सर्विस एरिया कंप्लीटली, और टू वेट टिल वी गेट आइडिया हाउ इट इज रनिंग. फर्नीचर तो आपको पूरा डालना पड़ेगा सर. आधा फर्नीचर डाल के आप बाद में कस्टमर फुल होने के बाद बाकी का फर्नीचर नहीं डाल सकते. और फ्रैंकली फर्नीचर में लगने वाला भी कितना है, आप जब भी बजटिंग करोगे तो बजटिंग के अंदर, जैसे कि मैंने आपको परसों का बजटिंग का, कल का हमारा लेक्चर हुआ था, लेक्चर नहीं सॉरी ये ट्रेनिंग हुआ था, उसके अंदर हम लोगों ने ये कवर किया हुआ है. सो पूरा फर्नीचर, किचन इक्विपमेंट सब तैयार करके आपको धंधा करने के लिए उतरना है. तो उसमें हाफ हार्टेडली या फिर आधा अभी करूंगा आधा बाद में करूंगा, ऐसे नहीं उतरना है. प्रॉपर इंटीरियर डेकोरेशन कीजिए, लाइटिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश काउंटर, क्रॉकरी, कटलरी, आपका वेटर का जो कैबिनेट है, वो एवरीथिंग विच आई हैव टोल्ड यू, सब चीज टकाटक रेडी करने का और बाद में ओपनिंग करने का. फैमिली को पहले खुद का बुलाने का, बड़े लोगों का पैर पड़ने का, दादाजी, दादा, आपके डैडी मम्मी, जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया, उनको पहले करने का, भगवान को नमस्कार करने का, और कोई भी आपका भगवान हो उसको नमस्कार करने का. एक फर्स्ट डे, एंड व्हाट वी डू एज होटेलियर्स इज फर्स्ट डे वी गिव फ्री फूड टू एवरीबडी. इनफैक्ट आई हैव डन इट फॉर 1 वीक आल्सो. ये एक एडवर्टाइजिंग का एक नैक है कि इनिशियली एक हफ्ता आप बेसिक आइटम रखो, 2-3 आइटम. मान लीजिए अभी मेरा जो गोविंदाश्रम रेस्टोरेंट रेनोवेट किया था मैंने, गिरगांव वाला, तो वो रेस्टोरेंट रेनोवेट करने के बाद 92 में हम लोगों ने इडली वड़ा, मसाला डोसा और उत्तपा और चाय कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री रखा था 7 दिन के लिए. 7 दिन के लिए हर एक, और इतना पब्लिक आने लगा, 7 दिन के लिए हर एक आदमी को फ्री. तो इससे क्या है, वहां का जो लोकल पब्लिक है ना, वो लोगों का सामने एडवर्टाइजिंग हो जाता है, क्योंकि फ्री पहले खाने आते हैं वो लोग देखते हैं, अरे यार बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट. बाद में 7 दिन के बाद फ्री बंद कर देने का. 7 दिन के बाद फ्री बंद करने के बाद क्या होता है कि लोगों को, और वो आपको 7 दिन जो फ्री में आप जो दे रहे हो, उसका सिर्फ आपको प्रोडक्ट कॉस्ट आने वाला है. बट आप सोचो उसके वजह से आपका फ्री मार्केटिंग होता है, क्योंकि कोई आके खा के जाएगा ना, वो उसके दोस्त को फोन करता है, अरे भाई, और आपके जो दोस्त है वो आपके दोस्त आपके ही लेवल के होंगे ना, आपके जो दोस्त है वो कोई झोपड़पट्टी के दोस्त तो नहीं होंगे. तो आपको लगता होगा अरे यार फ्री में देगा तो सब भिखमंगे लोग आएंगे और खाना खाएंगे. ऐसा नहीं है. आपके जो लोग खाना खाने आएंगे उनके ही लेवल के लोगों को वो फोन करता है, बोलता है अरे रमेश यार, यहाँ पे एक उडुपी रेस्टोरेंट खुला है, बहुत अच्छा है खाना, और एक हफ्ते के लिए फ्री है, चल आजा. तो वो आने के बाद खाते हैं, बट उनको आदत हो जाता है वो खाने का, और वो लोग दे स्टार्ट स्प्रेडिंग इट. वो लोग फोटो निकालते हैं, वो लोग फेसबुक पे डालते हैं, वो लोग सब चीजें. तो आप 7 दिन मत रखिए, आप 3 दिन रखिए, 2 दिन रखिए, 5 दिन रखिए. मेरा तो ऐसा कहना है कि जितना ज्यादा रखेंगे उतना एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगा, और उसका वो एडवर्टाइजमेंट को सिर्फ आपको फूड कॉस्ट गिरेगा, आपको ज्यादा खर्च, क्योंकि आप नॉर्मल अगर एडवर्टाइज करेंगे तो उसका एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट देना पड़ता है आपको. एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर में डालेंगे तो 10-20 हजार रुपए खर्चा आता है. इवन फेसबुक पे मार्केटिंग, यहाँ पे तो फ्री में मार्केटिंग होता है. सो आई बिलीव दैट्स अ गुड वे टू प्रमोट अ रेस्टोरेंट. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, किशोर जी. संतोष जी बोल रहे ओके, थैंक्स, यू मोस्ट वेलकम. संतोष जी कहाँ गए यार बाकी के सब क्वेश्चन. अनंत जी बोल रहे हो मिस्ड माय क्वेश्चन. अनंत जी प्लीज टाइप इट अगेन, प्लीज कॉपी इट अगेन. अनंत जी का कौन सा क्वेश्चन है मिस्ड? हाँ अनंत जी, आई हैव फाइनलाइज्ड, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द क्वेश्चन. ग्रोसरी और रॉ मटेरियल का क्वेश्चन तो मैंने कवर किया है. दूसरा कोई रहेगा तो डालिएगा.
मनीष कुमार जी बोल रहे हैं सर, मनीष कुमार जी बोल रहे हैं सर, staff hiring is later process, but in case we have taken the rental property and completed all interiors and purchasing, if we are not getting right staff fit the concept, what to do? See, staffing should be a process which starts, just a moment, staffing should be a process which starts when you are starting the interior designing. So ऐसा टेंशन मत लीजिए, इनिशियली जो एक दो चार लोग मेन लोग हैं उनको तो हायर करके आप अगर इनिशियली एक आध 2 महीने का सैलरी एक्स्ट्रा दे देंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सो यू कैन साइमल्टेनियसली हायर, यू कैन, इट्स अ गुड क्वेश्चन मनीष जी. यू कैन साइमल्टेनियसली हायर वंस यू हैव फाइनलाइज द प्रॉपर्टी. सो प्रॉपर्टी फाइनलाइज, तो हायरिंग के बारे में मैं आपको बाद में ये देने वाला हूँ, मतलब पूरा टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे आप कस्टमर्स स्टाफिंग को अट्रैक्ट कर सके, क्या क्या चीजें आपने करनी है ताकि स्टाफ आके आपको मिले और आप उनका इंटरव्यू ले, उनका फूड ट्रायल ले. सो आई बिलीव कि इंटीरियर जब भी चालू होगा तभी आपने कोर जो मेन है, जैसे कि मेन कैशियर हो गया या मेन रेस्टोरेंट मैनेजर हो गया या किचन का एक मेन शेफ हो गया, ये आप इनिशियली 1 महीने, क्योंकि उतना तभी आपके पास टाइम होता है, आप फ्री होते हैं तभी, क्योंकि बाकी सब डिपार्टमेंट चल रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेटर का डिपार्टमेंट चल रहा है, किचन का सेटअप चल रहा है, तो तभी आप थोड़े फ्री होते, तो यू कैन हायर एटलीस्ट मेन स्टाफ एंड बाद में फिर जो उनका सर्विस स्टाफ है वो आप स्लोली बाद में भी हायर कर सकते. आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. इफ वी आर नॉट गेटिंग राइट स्टाफ फिट फॉर कंसेप्ट, व्हाट टू डू? यू विल गेट द राइट स्टाफ यार, बी पॉजिटिव अबाउट इट. India is one country where there is ample amount of staff. I'll tell you, when I had set up that restaurant at Chiplun. Chiplun is basically a tier 3 और tier 4 city. वहां पे भी मेरे को मैकडोनल्ड में काम किए हुए लोग मिल गए. So ऐसा जरूरी नहीं है. And there are two things. One is you get skilled staff. So जो मेन मैनेजर्स वगैरह या फिर आप मेन शेफ हायर कर रहे हैं उसको स्किल्ड हायर कीजिए, और नीचे वाला जो है वो फ्रेशर स्टाफ हायर कीजिए और उनको ट्रेन कीजिए. So it is easier to train a fresher and you have a trained guy on top and then you create skilled staff under him. बहुत स्टाफ का रिक्वायरमेंट, और अनफॉर्चुनेटली अभी कोरोना के वायरस की वजह से कितने स्टाफ जो है वो बेरोजगार होने वाले, तो आपको और इजीली स्टाफ मिल जाएगा. थैंक यू सर, यू मोस्ट वेलकम. श्रुति जी, अनिल शाह जी बोल रहे हैं सर रिप्लाई टू माय लास्ट क्वेश्चन, प्लीज कॉपी एंड टाइप मी अगेन. आई एम कवरिंग इट बाय. अच्छा, आनंद जी बोल रहे हैं हाउ डू वी कट द कॉस्ट कटिंग वाइल प्लानिंग एंड सेटिंग अप ऑफ आवर इंटीरियर्स. सो इंटीरियर्स में कॉस्ट कटिंग करना है तो इंटीरियर वाले को सिर्फ डिजाइनिंग का पैसा दीजिए और बाकी सब डिपार्टमेंट्स के ऊपर आप खुद फोकस कीजिए. सो मान लीजिए आपको इंटीरियर वाले ने एक डिजाइन दिया और आपको उसमें फर्नीचर बना के लेना है. अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला है मैंने सेकेंड हैंड मिला तो सेकेंड हैंड लीजिए और वो मैच कीजिए वो थीम के साथ में. अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो अगर आपको खुद फर्नीचर बनवाना है तो आप फिर कारपेंटर को बुला के कारपेंटर को लेबर पे कॉन्ट्रैक्ट दीजिए और जाके मटेरियल लेके दीजिए. तो इससे आपका 20-25% कॉस्ट कटिंग बचेगा इंटीरियर में. प्लानिंग में आपको इंटीरियर डिजाइनर को थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर प्लानिंग वैसा नहीं हुआ तो फिर वो मजा नहीं आएगा. बट जो कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट देने से अच्छा आप अगर उसको मजूरी पे कॉन्ट्रैक्ट देंगे. मान लीजिए आपको 10 टेबल और 10 कुर्सियां बनानी है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 10 टेबल और 10 कुर्सियां बनानी है, तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको कोटेशन देगा कि एक टेबल कुर्सी का आपको 16,000 पड़ेगा, 10 टेबल 10 कुर्सी का आपको 1,60,000 पड़ेगा. एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको सिंपल. तो आप क्या बोलेंगे, ये सब 16,000 छोड़ दे, तू मुझे बता कि तू मजूरी कितना लेगा मेरे को 10 टेबल और 10 कुर्सी बनाने का. सो इफ से ही सेज कि मैं 30,000 रुपए लूंगा, 3,000 रुपए लूंगा एक कुर्सी और टेबल बनाने का. फिर आप क्या करेंगे, उसको बोलेंगे चल तू मेरे साथ, तो उसको फिर लकड़ा लेके देने का, प्लाईवुड लेके देने का, फेविकॉल लेके देने का, खिला लेके. ये थोड़ा सा टीडीएस प्रोसेस है बट इसमें आपका पैसा बचेगा और इनडायरेक्टली आपको वो जो 16,000 का जो टेबल है वो शायद 8,000 या 10,000 में भी पड़ता है. इसका सेकंड बड़ा एडवांटेज ये है कि आप क्वालिटी चूज कर सकते हो. अभी मेरा जो रिसोर्ट है, रिसोर्ट में मैंने पूरा जो फर्नीचर बनाया हुआ है, आर्किटेक्ट अलग था बट फर्नीचर मैंने खुद डाला हुआ था, तो उसके वजह से वो मैंने अच्छे क्वालिटी का फर्नीचर यूज किया. सो वी यूज्ड द बेस्ट ऑफ द प्लाई, द बेस्ट ऑफ टीक वुड एंड द बेस्ट ऑफ द वुड. तो वहां पे 2 बार
फ्लड आने के बाद भी मेरा फर्नीचर खराब नहीं हुआ. सो दिस इज व्हाट वी डू. अगर आप करेंगे तो ये आपको बहुत ही फायदेमंद होगा. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. खुद अगर परचेज करके लेबर कॉन्ट्रैक्ट देंगे कॉन्ट्रैक्टर को, तो और वो इलेक्ट्रिकल के लिए भी ऐसे ही करने का, इलेक्ट्रिकल के लिए भी इलेक्ट्रिकल का मजदूरी देने का, और उसको बोलने का कि रॉ मटेरियल मैं खुद बाय करूंगा, एंड यू बाय द बेस्ट ऑफ द वायर्स, द बेस्ट ऑफ द स्विचेस, द बेस्ट ऑफ द एमसीबीज एंड ऑल. सो जो पैसा आप उसको ज्यादा देने वाले हो, कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने दे दिया तो वो हल्का क्वालिटी अगर यूज करेंगे तो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा. उससे अच्छा आप डायरेक्ट जाके उसको बोलो कि मैं तुमको मटेरियल खरीद के देता हूँ, मुझे तुम बना के दे दो और तुम्हारा मजदूरी ले लो. आई होप दैट आंसर. उससे पैसा बहुत बचता है. हाँ, अनिल जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू नो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट and how much to invest to acquire new customers. That will be covered in marketing, sales and promotions. Anil ji आज सब futuristic question पूछ रहे हैं. So customer acquisition cost, ये जो word है ये ज्यादा करके e-commerce में यूज होता है, and it is on the clicks and how much is your Facebook advertising cost, और वो सब आपको customer acquisition cost में यूज होता है. Initially for a restaurant hardcore, मेरा तो सीधा यही कहना है, प्रमोशंस बढ़ाओ और ज्यादा से ज्यादा आपका अवेयरनेस बढ़ाओ. उस दिन जैसे कि हम लोगों ने फोन पे बात किया था, मोस्टली आपके वीडियोस आप बना के फेसबुक पे डालो, इंस्टा पे डालो, ताकि लोग आपका खाना देख के अट्रैक्ट हो, उनके मुंह में पानी आए. सो आई विल कवर ऑल दिस इन द प्रमोशन सेक्शन. अनिल जी, प्रमोशन भी हमारा एक मेजर थिंग है जिसमें मुझे बहुत सारे आपको आइडियाज देने हैं, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू इंक्रीज योर सेल्स. So I believe Anil ji and Anand ji have finished your questions. अपने सामने क्वेश्चन नहीं लिखा, इसके लिए वो क्वेश्चन आगे आ गया. आनंद जी ने क्वेश्चन लिखा था, फिर भी वो मिस हो गया. आगे बढ़ते हैं. यस, मनीष कुमार जी पूछ रहे हैं. मनीष कुमार जी क्या पूछ रहे हैं? मनीष कुमार जी कहाँ गए? हाँ, Manish Kumar ji पूछे. I will. There are other questions also ahead. Let me go one by one. हाँ, Manish Kumar ji पूछ रहे हैं, sir, there is a cloud kitchen concept where we our menu item is prepared by other restaurant and we are reselling it on our branding. I know that owner of that concept also, but I will tell you what, Manish ji. You should always do an activity on which you have full control. वो कंट्रोल आपका खुद का होना चाहिए वो एक्टिविटी में. So you don't become a trader or you don't become a food supplier, because what will happen is somebody else will come and he will say कि यार वो किचन वाले को बोलेगा कि ये बंदा तुझे ये दे रहा है, मैं तेरे को उससे ज्यादा देता हूँ. या फिर अगर मान लीजिए 2-3 लोग उसके कस्टमर्स बढ़ गए तो आपका डिलीवरी का कम हो गया. So you should always have something in your hand which is like a shield which covers your restaurant in case of there is any ups and downs. So I know that concept. In fact, I know a couple of cloud kitchen concepts where they don't even charge any brand fee. They charge just a small percentage of royalty. So ऐसे बहुत सारे मार्केट में concepts आए हैं franchising में भी. But I think cloud kitchen में the more the number of people are in between you and your customers, the number of people जितने ज्यादा आते हैं उतना आपका प्रॉफिट कम होते जाता है. क्योंकि आप अभी क्लाउड किचन कंसेप्ट में मेनू जो है वो बाकी लोगों से प्रिपेयर करके लेंगे और आप आपके ब्रांड के अंदर रीसेल करेंगे, तो आपके साथ में और एक आदमी बढ़ गया तो बट ऑब्वियसली आपका जो प्रॉफिट है वो शेयर हो जाएगा. अभी एज इट इज ये बिजनेस में इतना अनसर्टेनिटी है कि आप बराबर करो तो ही वो चलेगा, बराबर नहीं करो तो ऊपर नीचे है. उसके अंदर आप और एक आदमी को आपके साथ लेके आ जाओगे, फिर वो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे. ऐसे मेरा कहना है, खुद का किचन डालो, खुद का अच्छा स्टाफ डालो, खुद अच्छी तरह से उसको चलाओ, तो आपको जो मार्जिन है वो 100 मतलब जो प्रॉफिट होने वाला है वो प्रॉफिट आपको पूरा मिलेगा. और उसके अंदर फिर कैसा होता है, पार्टनरशिप करना बहुत इजी है इनिशियली आपको स्टार्ट करने के लिए. ये दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ पार्टनरशिप. आप अगर किसी के पास से खाना बना के ले रहे और आपके ब्रांड के अंदर बेच रहे, बट फिर अगर कुछ कम ज्यादा हुआ, वहां का उनका स्टाफ चेंज हुआ, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और फिर आगे जाके आप आपका ब्रांडिंग करके आप आपका एडवर्टाइजिंग में खर्चा करने के बाद वो अगर डिलीवर नहीं कर पाया तो क्या करोगे, उसके ऊपर मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है. सो आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, मनीष जी. संतोष जी इज आस्किंग, sir, as you suggested APMC market for vegetable,
वेयर शुड वी बाय अदर प्रोडक्ट्स लाइक राइस, दाल, होलसेल के भी मार्केट्स होते हैं और वो एपीएमसी के आजू बाजू में ही मिलेंगे आपको। संतोष जी, होलसेल के उसको किराना मार्केट बोलते हैं, किराना मार्केट, किराना। तो होलसेल मार्केट होते हैं, किराना होलसेल मार्केट्स, जिसमें आपको मिनिमम 1 गोनी 2 गोनी 3 गोनी लेना पड़ता है। वो लोग ऐसे छोटे में बेचते नहीं है, तो वो वहां पे जाके आप बाय कीजिएगा। संतोष जी पूछ रहे हैं, सर द फ्री फूड आइडिया इज इंडीड गुड, बट आई हैव सीन रेस्टोरेंट्स इन माय एरिया डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर मेनू इन एवरी हाउस इन एवरी सोसाइटी। इज दिस आल्सो अ गुड आइडिया और इज इट एक्सपेंसिव आइडिया? What can be the other way of promoting? I am covering promoting, Santosh ji, in one whole day. I have so many ideas for you to promote, and I believe if you start doing the promotions, your restaurant will sales will skyrocket. So वो मैं last दिन के लिए रख रहा हूँ, संतोष जी. I will not touch it. I hope you understand. How do you know everyday footfall in your restaurant? I just don't look at it, अनिल जी. I just look at how much is the sales. दिन का कितना मेरा सेल हुआ ये मैं देखता हूँ. इनफैक्ट आई विल टेल यू, मेरा मोबाइल पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जनरली कैसे. आई डोंट नो वेदर दिस थिंग विल कम अप और नो. लेट मी, या, oh no, it's not there. So we have created a group for our resort as well as our restaurant top management. So what happens is I get an SMS every day. What are the total sales? What are the total expenses today? What is the free KOTs, मतलब मान लीजिए कैंसिल KOTs किया या किसी को कॉम्प्लीमेंट्री दिया, वो ऐसे जो चीजें हैं उसी पे मैं फोकस करता हूँ. बाकी जो ये फुटफॉल और जो वो सब चीजों पे मैं, अगर सेल बढ़ा है तो ऑटोमेटिकली फुटफॉल बढ़ रहा है. So I believe for a small restaurant we don't have to think that complicated. If you have 5-6 restaurants or 10 restaurants और आपको एक ब्रांड के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो फिर ये इंटीग्रेशन में जाके डिटेल है. अगर आपके पास छोटे 2-3-4 रेस्टोरेंट्स है तो ज्यादा टेंशन लेके मतलब नहीं. सीधा सेल देखो, प्रॉफिट देखो, महीने का प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट में है तो आगे बढ़ते जाओ. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. मनीष जी पूछ रहे हैं, सर हाउ मच टाइम इट टेक्स इन वर्स्ट सिनेरियो फॉर होल प्रोसेस टू till we start? I have told you yesterday, मनीष जी, 2 से 3 महीने में आपका रेस्टोरेंट चालू हो जाना चाहिए. 2 से 3 महीना थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा, बट 2 से 3 महीने के बाद आपका रेस्टोरेंट चालू हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से. उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए. और अगर आप नया अगर जगह साइन कर रहे हो तो आप ओनर को बोल भी सकते हो कि मैं 2-3 महीना रेंट नहीं दूंगा क्योंकि 2-3 महीना मेरा काम चलने वाला है. तो वो नेगोशिएट करके आप 1-2 महीने का भी अगर रेंट माफ करवा सको तो वो आपको बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा. अनंत जी बोल रहे हैं, इन मोस्ट ऑफ द कैफेज देयर आर कस्टमर्स हु यूजुअली स्मोक, सो डू वी नीड टू प्लान आउटसाइड सेक्शन विथ टेबल फॉर इट which can take place or just keep smoking stand outside office, outside cafe? Internal smoking is not allowed, Anand ji. So I don't know which cafe you are talking about where people are sitting and smoking inside. It is totally banned to smoke in the zones. Nowadays even lounge bars and pubs में एक smoking zone होता है अलग से, जहाँ पे जाके आप सिगरेट पी के आ सकते हो. हुक्का का बात अलग है, हुक्का के लिए अलग सेक्शन होता है. एंड हुक्का इज टोटली इलीगल एज आई हैव टोल्ड यू. तो वो तो मैं बात ही नहीं करूंगा. बट कैफेज में अंदर बैठ के कोई स्मोक नहीं कर सकता है. आई डोंट नो व्हाट यू विच स्मोकिंग यू आर टॉकिंग अबाउट. बट जनरली कोई एक छोटा सा दरवाजा या लोकेशन पे आप स्मोकिंग जोन बना सकते हो जहाँ पे खड़ा रह के बंदा स्मोक करके वापस आ जाए. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. So I believe I have completed all of your questions. Let's finish this in another 5 minutes. Was this helpful to everybody? How was it? Kishore Kali ji पूछ रहे, sir, is there any franchisee which will take care given the customer on highway and we serve them and profit can be shared? Is there a franchisee which will take care, give the customers on highway? Why do you need a franchisee, Kishore ji, to give you a customers? Customers will come to you directly, na? So as I was telling Manish Kumar ji और and other people, जितने लोग आप ज्यादा बढ़ाएंगे, जितने लोग आप आपके और कस्टमर के बीच में ज्यादा बढ़ाएंगे, उतना आपका प्रॉफिट शेयर होगा. जितना आपका प्रॉफिट शेयर होगा उतना क्योंकि एज इट इज बिजनेस में फ्लक्चुएशंस होते हैं, ऊपर नीचे, उसमें आप और एक आदमी अगर बढ़ाओ, अनलेस ही इज इन्वेस्टिंग. सो फ्रेंचाइजी मतलब आप पैसा देते हो और बंदे को बुलाते हो,
पैसा दे के बंदे को नहीं बुलाना है, अगर पैसा लेके बंदा आ रहा है, अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके साथ में आके आप बिजनेस चालू कर सकते हो। पैसा देके किसी को बुला के मतलब ही नहीं है ना। मतलब जो जैसे कि हाईवे पे जो रेस्टोरेंट आपने अगर खोला है और वो रेस्टोरेंट चलने वाला है, जब भी चलने वाला है तभी चलने वाला है, फ्रेंचाइजी आके उसमें क्या करने वाला है। मैंने जो आपको ये सब चीजें सिखाई है, ये फ्रेंचाइजी लेने के लिए नहीं सिखाई है, मैंने आपको ये जो चीजें सिखाई है खुद का आउटलेट बनाने के लिए सिखाई है। तो आप पहले खुद का आउटलेट बनाइए, अच्छा टीम जमा कीजिए और अच्छा एक रेस्टोरेंट खोलिए, तो ताकि आप खुद पूरा बेनिफिट, पूरा फ्रूट्स ऑफ द लेबर ले सके। जितना आप ज्यादा बढ़ाएंगे लोगों को, उतना आपको आप माइनस में जाएंगे। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और फ्रेंचाइजी की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव अ हाईवे, यू कैन पुट कपल ऑफ होर्डिंग्स। तो मान लीजिए एक रेस्टोरेंट के आजू बाजू में 2-3 होर्डिंग्स अगर आप रख देंगे, बोर्ड लगेंगे, तो लोगों को मालूम पड़ेगा ये रेस्टोरेंट है। मान लीजिए आपने काले खानावळ खोला या फिर काले रेस्टोरेंट खोला, तो काले रेस्टोरेंट वाले यहाँ पे काले रेस्टोरेंट है, चलो जाके खा के आते। ऐसा आप प्रमोशंस पे फोकस कीजिए, ज्यादा लोगों को इस पे फोकस मत कीजिए, और खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। आप खुद कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। दिस इज नॉट लाइक बिल्डिंग अ रॉकेट साइंस कि आप चांद पे भेज रहे हैं। इट इज अ सिंपल थिंग यार। इट इज एज सिंपल एज इट गेट्स। रेस्टोरेंट बिजनेस इज नॉट रॉकेट साइंस। संतोष जी पूछ रहे, does the type of food I serve also restrict my sales? Example, I might open a pure veg restaurant, so it will only cater people who are vegetarian, so I might miss on customers who are non-vegetarian. Also group of customers where some are vegetarian and some are non-vegetarian. It is a good question, Santosh ji. It is a good question, but I will tell you, if you are focusing on vegetarian restaurant, then those type of people will increasingly start coming into your restaurant. So don't think of that as a negative thing. Think of that as a positive thing. If you are opening a veg restaurant, then there are a lot of vegetarian people will start coming to your restaurant. If you are opening a non-vegetarian restaurant, then people who eat veg and non-veg will come into the restaurant. So there are advantages and disadvantages, but both are on the positive side. Both are on the positive side. So make sure that you think from that angle. वेज खोलेंगे तो वेज में जितने वेज लोग आने हैं, वो वेज लोग आना ज्यादा चालू करेंगे, तो आप नॉनवेज पे मिस नहीं करेंगे। नॉनवेज वाले भी वेज खाते ही हैं। नॉनवेज वाले कभी कभी रात को नॉनवेज खाते हैं, वो दोपहर में वेज खाते हैं, तो वो लोग भी आपके पास आएंगे। अगर उनको नॉनवेज खाना है तो दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन अगर उनका ग्रुप वेज खा रहा है तो वो उसके साथ वेज खाने को आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नॉनवेज खाने वाला है वो हमेशा जाके नॉनवेज ही बाहर खाता है। कभी कभी घर में खाता है, कभी कभी वो वेज बाहर में भी खाता है। सो ये प्रोज एंड कॉन्स सब जगह है, इफ्स एंड बट सब जगह है। I believe that answers your question. You will not miss on anything. You will in fact gain. Manish Kumar ji पूछ रहे हैं, sir, Laziz Pizza is not charging any royalty for their franchisee and not even price for interior equipment. It is very good to invest in. There are top 3 in India after Domino's, Pizza Hut. That is what they are saying, ना? Laziz Pizza वाले खुद बोल रहे हैं। Manish Kumar ji, I don't know about Laziz Pizza. I have told you earlier also, so I cannot comment on that. But frankly speaking, if a company is not charging any royalty, that means there is something. There are two ways to think about it. Most of the best restaurant chains or the best brands always charge a royalty fee, and they charge a this thing. What do you call? They charge a royalty fee and they charge a brand sign-up fee. So, for example, I will tell you, there is a brand called Sugar and Spice. It is a Gujarat-based brand. फाइन डाइन रेस्टोरेंट का ब्रांड है। 15 लाख रुपया वो लोग सिर्फ साइन अप का लेते हैं, क्योंकि वो रेस्टोरेंट का जो 15 या 18 लाख रुपया वो लोग साइन अप का लेते हैं, और उसके बाद 7% ऑफ द रॉयल्टी दे चार्ज। सो गुड ब्रांड्स विच आर डूइंग वेरी वेल विल चार्ज यू, बिकॉज दे आर गिविंग यू रेडीमेड टेक्नोलॉजी। दे आर गिविंग, वो जो ब्रांड आपको यूज करने मिल रहा है उसकी वजह से आपका सेल्स इमीडिएटली चालू होने वाला है। तो ये लजीज पिज्जा के बारे में मेरा मालूम है, मेरा प्योर ओपिनियन है कि ब्रांड अगर अच्छा है तो उसका इनफैक्ट ब्रांड साइन अप फी ज्यादा होता है। मैकडोनल्ड का अगर आप फ्रेंचाइजी लेने जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैकडोनल्ड वो मास्टर फ्रेंचाइजी देता है, वो नॉर्मल ऐसे इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी नहीं देता है। बट मास्टर फ्रेंचाइजी में भी करोड्स ऑफ उनका इन्वेस्टमेंट होता है, because they are signing up and they are giving you all the technology, they are giving you all the support, they are giving you all the hidden secrets of a restaurant business. So जो लोग साइन अप फी नहीं ले रहे हैं वो लोग जैसे आप बोल रहे हो कि वो लोग टॉप 3 में है कि नहीं है, दैट आई मीन आई डोंट नो। वो लोग तो ऑब्वियसली बोलेंगे ना, उनको आपको उनका प्रोडक्ट बेचना है तो वो लोग तो बट ऑब्वियसली बोलेंगे हम लोग टॉप है, डोमिनोज के बाद लजीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पहली बार लजीज सुन रहा हूँ, सो दे आर नॉट ऑन द टॉप 3 बिकॉज मैंने तो कभी सुना ही नहीं। आई एम
25-30 साल से मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ, तो लजीज पिज्जा ये टॉप में है, ये मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य लग रहा है. सो मेक श्योर यू थिंक अबाउट दिस. As always, it's helpful. Obviously, this whole training is great, sir. Thank you so much. Thank you, बलवंत जी. मजा आ रहा है यार, आपको सिखाने में भी मजा आ रहा है. गुड. श्रुति जी बोल रहे हैं कि आस्किंग कि किशोर जी बोल रहे हैं थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम. किशोर जी. श्रुति जी बोल रहे हैं सर, डू वी नीड टू क्रिएट सम स्पेस फॉर स्टाफ टू रेस्ट व्हेन वी आर प्लानिंग एन इंटीरियर? So mostly this is a different topic which I wanted to cover in the staffing. But generally staff का accommodation हम लोग देते हैं in this thing. So what you generally do is you hire a room nearby which has got a attached toilet bathroom. So which is in a moderate kind of a location, एकदम posh area में नहीं, moderate location. और वहाँ पे आप staff को rest करने भेजो. तो वो staff room है ना, जनरली जो रेस्टोरेंट के अंदर रात को बंद करने के बाद में कोई स्टाफ आना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए. देयर आर टू रीजंस. फर्स्ट इज इन शाम को कुछ भी हैंकी पैंकी वो लोग कर सकते हैं, दारू पी के बैठ सकते हैं, या किसी को लेके आए, या फिर मान लीजिए आपका स्टॉक उन्होंने चोरी कर लिया किसी ने, तो वो एक कर सकते हैं. और दूसरा इज आपका सेफ्टी के हिसाब से, हाइजीन के हिसाब से भी वो बराबर नहीं है. सो नजदीक में कोई रूम लेके उसका भाड़ा भी आपको भरना पड़ेगा. सो मान लीजिए आपने एक छोटा सा लो कॉस्ट एरिया में एक घर ले लिया रेंट पे, और उसका रेंट मान लीजिए 5,000 है, 10,000 है. एक रूम है, बड़ा रूम है जिसका हॉल वगैरह बड़ा है, एक टॉयलेट बाथरूम है जिसमें समझो एक 7-8 लोग 10 लोग रह रहे हैं, तो वो एकोमोडेशन आप दे सकते हैं. दिस यू कैन डू इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट योर स्टाफ स्टेज अंडर योर कंट्रोल. योर स्टाफ स्टेज अंडर यू, बिकॉज अगर आप लोकल स्टाफ जाएंगे तो वो दूसरे दिन आएगा या नहीं आएगा, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. अगर आपका स्टाफ रूम आपके पास है तो वो कंट्रोल में रहता है स्टाफ, क्योंकि स्टाफ का सामान सब स्टाफ रूम में रहता है, तो वो स्टाफ वहां से किधर जाता नहीं. सो आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. मकरन जी पूछ रहे सर, इज इट पॉसिबल टू हैव 2 किचन्स इन अ सिंगल रिसोर्ट? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल. व्हाई नॉट? यू कैन हैव एज मेनी किचन्स एज पॉसिबल इन अ सिंगल रिसोर्ट. किचन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन किचन अलग से भी कर सकते हैं आप. वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का किचन का स्टॉक्स का जो रेफ्रिजरेटर है वो आप अलग अलग रख सकते हैं. सो यू कैन हैव 2 किचन्स एट वन. संतोष जी पूछ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, सर इज इट एडवाइजेबल टू हैव ओन डिलीवरी गाइज इवन इफ वी हैव रजिस्टर्ड ऑन Zomato and Swiggy? Does it increase cost and also we'll have to arrange vehicles for delivery guys? It is advisable for you to have this. It's a good question. Zomato और Swiggy का जो परसेंटेज ऑफ कमीशन होता है वो ज्यादा होता है. तो मान लीजिए Zomato Swiggy पे आपने महीने का 50-50 हजार रुपया का खाना बेचा, तो उनका कमीशन होगा ही, उनका ही कमीशन लगभग 10-15 हजार रुपया हो जाएगा. सो लाख रुपए के अंदर यू विल एंड अप स्पेंडिंग 20-25,000 ऑन देयर कमीशंस. सो व्हाट यू कैन डू इज यूज दिस प्लेटफॉर्म्स लाइक Zomato, Swiggy, Scootzy, Uber Eats, जो भी है वो सब प्लेटफॉर्म को आप विजिबिलिटी के लिए यूज करो, एंड देन स्टार्ट माइग्रेटिंग दोज कस्टमर्स टू योर थिंग. आप आपके खाने के अंदर आपका मेनू बेच सकते हो, मेनू रख सकते हो, जो पैकेट होता है खाने का जिसपे आप वो सील लगाते हैं Zomato, Swiggy का, उसके अंदर आप आपका खुद का मेनू रख सकते हो, और मेनू में आप लिख सकते हो कि ऑर्डर डायरेक्टली एंड गेट 10% डिस्काउंट. सो ट्राई टू माइग्रेट ऑल दिस पीपल टू योर ओन चेन ऑफ डिलीवरी बॉयज, एंड दैट विल गिव यू मोर मार्जिन्स. क्योंकि आप जो डिलीवरी बॉयज है उनको आप डायरेक्ट कमीशन पे रखो कि भैया 5% तुझे 1,000 रुपए का खाना लेके जा, 50 रुपए लेके जा, या 10% लेके जा. सो बट स्टिल यू आर सेविंग, यू डोंट गिव देम सैलरी, यू गिव देम डायरेक्ट कमीशन, एंड दे आर आल्सो हैप्पी. जितना ऑर्डर आएगा उतना ही वो लोग काम करेंगे. So it works both the ways. It is always good to have your own, delivery guys. तीनों करना चाहिए आपने. Delivery guys भी रहना चाहिए, पार्सल भी देना चाहिए लोकल टेक अवे से, और Zomato, Swiggy पे भी रहना चाहिए. मनीष कुमार जी बोले थैंक यू, आई एम आस्किंग अबाउट फ्रेंचाइजी बिकॉज ये सब में दिमाग में पहले से व्हाट दिमाग में थे पहले से. सो आई एम जस्ट आस्किंग योर व्यूज. आई अंडरस्टैंड. I know all the franchisee models, Manish Kumar ji. I have seen them personally. As I have told you earlier, कि बहुत सारे franchisee वाले मार्केट में सिर्फ अर्जेंट मनी कमाने के लिए. There are very less franchisees, बहुत कम franchisee owners है जिनको रियल में सामने वाले का भला करने का है. मोस्टली सब लोग अभी पैसा बोलते हैं ना, जितना इमीडिएटली फास्ट मनी करो, ब्रांड एनकैश करो और फास्ट मनी करो, ज्यादा से ज्यादा आउटलेट खोलो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख मिलता है.
अभी मान लीजिए आपको उन्होंने ब्रांड फ्रेंचाइजी नहीं किया, लेकिन आपको साइनेज में जो इक्विपमेंट वाले उनके साथ में सेटिंग करके उनसे भी वो पैसा निकालेंगे, तो आपको पता नहीं चलता एक्चुअली। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, यू नेवर नो कि कहां से बंदा पैसा कमा रहा है। मकरंद पोखले जी पूछ रहे हैं कि वेज एंड नॉन वेज, सो आई कैन अट्रैक्ट बोथ टाइप ऑफ कस्टमर्स। डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन यू। वेज ऑल्सो वर्क्स, नॉन वेज ऑल्सो वर्क्स, बोथ वर्क, ऐसा कुछ नहीं है। वेज नॉन वेज और बाहर भी वर्क होता है। It depends. I have told you about the location and concept and working on it. So you work on that. Whichever you are, whichever is you are getting passionate about, open that. Because आपको वो रेस्टोरेंट आगे चलाना है। पब्लिक को ये अच्छा लगता है बोल के ये देके फायदा नहीं है, आपको भी वो अच्छा लगना चाहिए सर्विस देने के। So it is a combination of all. The owner has to be attached to the passion, the concept. Only then this thing will work. उसको ये अच्छा लगता है बोल के आप इटालियन देंगे और इटालियन वाला भाग जाएगा और आप बोलेंगे यार मेरे को तो इटालियन आता नहीं है, ऐसा नहीं। आपको यू शुड बी पैशनेट अबाउट। मकरन जी, अनंत जी बोल रहे हैं सर द कैफे आई, यार आज मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है नाक में, आई एम सो सॉरी। द कैफे, इन कैफे डू वी नीड टू कीप कॉफी बार सेक्शन और कीप इट इनसाइड द कॉफी बार सेक्शन शुड बी आउट। अनंत जी, बाहर जो कॉफी बनाएंगे और वो जो सामने जो स्टीमर में कॉफी वगैरह होगा, वो लाइव का जो फीलिंग है वो एक अच्छा है। तो अगर बाहर रख सके तो बाहर है, अगर आपको जगह अलाउ नहीं करता है तो फिर आप अंदर रखिए। बट मोस्टली वो लाइव जो है वो लाइव, और वो जो कॉफी का जो स्मेल आता है, जो कॉफी का डिकॉक्शन होता है उसके अंदर हम लोग दूध डालते हैं या फिर स्टीम डालते हैं, तो वो जो स्मेल है वो पूरा रेस्टोरेंट में घूमता है, तो उससे भी एक अलग से मजा आता है, जैसे कि आप कैफे कॉफी डे में देखते हो या फिर वही दूसरे रेस्टोरेंट में देखते हो। सो मेक श्योर यू फोकस ऑन दैट। संतोष शेट्टी जी बोल रहे हैं ग्रेट, थैंक्स, यू मोस्ट वेलकम। मनीष जी बोल रहे हैं यू मोस्ट वेलकम फॉर ऑल दी सेशंस। मनीष जी थैंक यू सो। श्रुति जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच। So let's finish, guys. I believe I've answered most of their question. Santosh ji, I will try to find out couple of websites which are good in designing, and I will give you the list and the presentation tomorrow. In the kitchen planning के पहले वाले slide में मैं वो सब websites mention करता हूँ, ताकि आप जाके उनसे बात कर सके, थोड़ा सा आइडिया ले सके, उनका ब्रोशर्स मंगा सके और उनसे थोड़ा सा आइडिया ले सके कितना कॉस्टिंग वगैरह होगा। So let's finish it, guys. Bye bye, everybody. श्रुति जी, मनीष जी, संतोष जी, अनंत जी, मकरन जी, अनिल जी, किशोर जी, बलवंत जी। Let's finish it today. Tomorrow I will cover the this thing. And जिन लोगों ने वीडियो नहीं दिया हुआ है कृपया करके वीडियो दीजिए। और अनंत जी तुम्ही तर मला व्हिडिओ पाठवलाच पाहिजे। Everybody send the videos by tomorrow, so that I can get help as many people possible to take this message forward and help everybody to create their own restaurants. Thank you so much. Bye bye and see you tomorrow. Bye bye.